मित्रों, आजकल हम देखते हैं कि हर आदमी परेशान है। तमाम सारा, किसी को डिप्रेशन है, किसी को चिंता, तनाव, स्ट्रेस, टेंशन, तमाम सारी परेशानियां हैं। किसी को रोजगार की प्रॉब्लम, किसी को अपने काम धंधे की समस्या, किसी को नौकरी की समस्या। तो तमाम सारी प्रॉब्लम्स है और इन प्रॉब्लम्स के चलते आदमी को लगातार बहुत सी मानसिक परेशानियां भी घेर लेती हैं कई बार, और कई बार वो स्थिति ऐसी होती है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो मानसिक रूप से स्वस्थ रहना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि मानसिक रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और मतलब एक आंकड़े के अनुसार लगभग हर 5 या 6 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति मानसिक रोग का शिकार है। तो ऐसी स्थिति से निजात पाने के लिए प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, और मानसिक रोग क्या होते हैं, मानसिक स्वास्थ्य हम कैसे रहें, इसके बारे में विस्तार से बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है मानसिक स्वास्थ्य संस्थान बरेली के पूर्व निदेशक डॉक्टर जयप्रकाश नारायण जी को। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपका अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है? ये हमारी एक संस्था है जी, मानसिक रोग विशेषज्ञों की, जो वर्ल्ड साइकियाट्रिक एसोसिएशन है या वर्ल्ड साइकियाट्रिक फेडरेशन है जी। उसकी हर साल एक मीटिंग होती है विश्व के विभिन्न देशों में। 1992 में दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में जब ये इन गोष्ठी हो रही थी, तो एक विचार आया कि ये हम गोष्ठी करके ही क्या करेंगे यदि आम जन तक हमारी विचारों को न पहुंचा पाए। बिल्कुल। तो इसलिए ये सोचा गया कि क्यों न हम एक रोगों के जागरूकता हेतु एक दिवस मनाएं, जैसा कि होता है कि एक दिवस सबके लिए दे दिया जाता है दिवस मनाने के लिए। तो ये विचार जैसे मन में आया, तो उन्होंने ये विश्व स्वास्थ्य संगठन को ये प्रस्ताव भेजा, और प्रस्ताव वो पारित हो गया, पास कर दिया गया। और ये 10 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की गई कि प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को हम मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाएंगे। यानी कि मानसिक रोगों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए। जी हाँ। इसके साथ ही बाद में ये तय पाया गया कि पूरा मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह मनाएंगे। अच्छा। तो 6 से 10 अक्टूबर तक मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह मनाया जाता है, और अंतिम दिन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया। अच्छा जी। इसके मुख्य उद्देश्य ये था कि आम जनता में मानसिक रोगों के प्रति जागरूकता फैलाना जी। कि मानसिक रोग क्या है, क्यों होते हैं, इनका इलाज संभव है या नहीं है, और कैसे है तो कैसे किया जाए। जो बहुत सारी भ्रांतियां हैं आम जनता में, इन्हें भी दूर करना था जी। तो आम जन में विभिन्न प्रकार के मानसिक विचारों के बारे में ज्ञान देना भी इसका एक उद्देश्य था जी। उन्हें उचित चिकित्सा परामर्श और उनका गाइडेंस, ये भी उसका उद्देश्य था। जी जी जी। जैसे मैंने बता दिया पहले कि मानसिक विकारों से जुड़ी हुई बहुत सारी भ्रांतियां हैं जी, इनको दूर करना भी इसका एक उद्देश्य था जी। और व्यक्तियों को मानसिक रोगों को कैसे पहचाने कि इसको मानसिक रोग हो रहा है। ज्यादातर लोगों को यह पता नहीं होता, उनके परिवारजनों को पता नहीं होता कि ये फला व्यक्ति हमारे परिवार का है, इसको मानसिक रोग है या मानसिक विकार से ग्रसित है। उनको लगता है नहीं, ये तो ऐसे ही है जी। ये इसका स्वभाव ऐसा है, या इसका ये ऐसा हो गया है, लेकिन वो कैसे क्यों हो गया है इसके बारे में वो तह तक नहीं जाते। तो डॉक्टर साहब, ये जो मानसिक परेशानी की बात है, तो या कोई अगर मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान हो रहा है, तो हम कैसे पता लगाएंगे, क्या लक्षण क्या है, ये मानसिक बीमारी है, कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है? देखिए, ऐसा है कि सामान्य व्यक्ति और मानसिक रोगी में थोड़ा सा ही फर्क होता है। यदि आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा हो तो आप उसको पता नहीं कर सकते कि ये मानसिक रोग से ग्रसित व्यक्ति है या सामान्य व्यक्ति। उसके हाव भाव, जो बातचीत का तरीका, बातचीत का तरीका, उसके कार्यस्थल में उसका बर्ताव जी, अपने दोस्तों के प्रति उसका व्यवहार, उसका अपना व्यवसाय में
कितनी रुचि ले रहा है और कितना उसको उसमें आगे बढ़ रहा है, जी। ये सब चीजें उसमें देखी जाती हैं। यदि व्यक्ति जो एक्सपेक्टेड है उससे, जो उससे उम्मीद की जाती है उस व्यक्ति से, वो नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब है उसमें कुछ समस्या है। जी। सामान्य व्यक्ति को जो उससे उम्मीद की जाती है उतना वो करता है, यदि नहीं कर पा रहा है तो क्यों नहीं कर पा रहा है, तो ये एक संदेह उत्पन्न करता है कि इसमें हो सकता है कुछ मानसिक लक्षण हो, नंबर 1। जी। नंबर 2, उसके स्वभाव में कुछ परिवर्तन आता है, चिड़चिड़ा हो सकता है व्यक्ति, जरा सी बात में नाराज हो सकता है, झगड़ने लगता है, परिवार वालों से उसकी बनती नहीं है, वो लोग कहते हैं बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, नाराज होता है, पहले बड़ा खुश रहता था, आजकल खुश ही नहीं रहता और पता नहीं क्या हो गया ऐसे, यानी कि मानसिक रूप से कुछ परेशानी है। ये लक्षण जो है रोगी बताता है कि मुझे है, आपको पहचानने की जरूरत है जी, कि आप उसको पहचानिए कि इसमें कुछ समस्या, वो खुद नहीं बता पाएगा जी। उसके खाने पीने में भी अरुचि होने लगती है, तो खाना पीना भी ठीक से नहीं खाता, उसकी नींद में भी कमी आ जाती है जी, नींद कम लेने लगता है, लोगों से जो व्यवहार है वो बदल जाता है, या तो वो लोगों से इंटरेक्ट ही नहीं करता, उनसे वार्तालाप ही नहीं करता, अलग बैठा रहता है, अकेलापन होता है उसमें, या झगड़ा करने लगता है, मतलब कई बार वो बहुत आक्रामक व्यवहार हो जाता है, आक्रामक रूप से व्यवहार करता है, एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है। जी 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 जी। तो ये भी इनके एक लक्षण है। अच्छा, कुछ तनाव या चिंता या किसी काम का प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर कई बार होता है बच्चों में, या मतलब काम का प्रेशर होता है कई बार बड़े लोगों में, तो ये भी वजह हो सकती है क्या? आजकल की आपाधापी की जीवन में जी, स्पेशली जो आजकल मार्केटिंग का जो जमाना है जी, हमारे निगाह में बहुत सारे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव आते हैं जिनके ऊपर टारगेट होता है कि साहब ये करना है, ये करना है, ये अचीव करना है, नहीं तो फायर कर देंगे, तुम्हें निकाल देंगे, प्रेशर होता है। उनमें तनाव काम का तो होता ही है जी, और काम के तनाव से भी कभी कभी वो अपने आप को सामंजस्य नहीं बिठा पाते जी, तो उनमें भी चिंता, फिक्र, दुश्चिंता, नींद न आना और डिप्रेशन के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। जी। दूसरी चीज, आपने बच्चों के बारे में बात की। जी, आजकल पेरेंट्स जो माँ बाप हैं वो चाहते हैं हमारा बच्चा टॉप करे, प्रथम आए हर जगह, या इसमें यहां चला जाए, इसमें मेडिकल में चला जाए, इंजीनियर में चला जाए, आईएएस बन जाए। उनके जो एम्बिशन है, माँ बाप की अपनी इच्छाएं हैं, अपने बच्चों पर थोपते हैं। यानी कि अपेक्षा बहुत ज्यादा नहीं करनी चाहिए अपने बच्चों से भी, मतलब उनको मालूम होना चाहिए कि हमारे बच्चे में कितनी कैपेबिलिटी है, कितना कर सकता है, उसके हिसाब से अपेक्षा करें। जी हाँ, वो माँ बाप को चाहिए कि उसकी क्षमताओं को आकलन करें बच्चे की, हमारा बच्चा। लेकिन होता है ऐसा नहीं है कि वो क्षमताओं को ज्यादा आंकते हैं कि ये हम जो काम नहीं कर पाए हमारा बच्चा करके दिखाएगा जी। अपनी इच्छाओं को उसके ऊपर थोपते हैं, अपनी जी, जी, अपने सपने उनके माध्यम से पूरे करना उनके हाँ, अपनी असफलता, अपने सपने वो बच्चों के ऊपर लादना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। बच्चा दूसरा है, बच्चे की पर्सनालिटी, उसका नेचर, उसका स्वभाव अलग है, बिल्कुल अलग है, अलग व्यक्ति है, अलग व्यक्ति है जी। तो वे संभव नहीं होता। आप जो सोचते हैं, जो आपकी अपेक्षा है, बच्चे उसी पे खरा उतरे, या बच्चे की इच्छा ही वैसा काम करने की हो। माँ बाप को ये चाहिए कि उनकी रुचि, उनके मन और उनकी जो कैपेबिलिटी है उसके अनुकूल मतलब डिसीजन लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। निश्चित रूप से, यदि बच्चा क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या करने की है, नंबर 1 जी। नंबर 2, उसकी क्षमताएं क्या हैं जी। नंबर 3, आप उसके लिए कितना साधन उपलब्ध करा सकते हैं जी, जिससे बच्चा खुश रहे और खुशी खुशी उसका पालन करे और उसमें आगे बढ़े। यानी कि अपना टारगेट अचीव करने के लिए उसके पास जो उसकी इच्छा शक्ति है और जो उसकी सोचने की काबिलियत है और जो उसका रुचि है, उसके अनुसार अगर हम उसको उपलब्ध कराएंगे चीज तो ज्यादा बेहतर होगा। ये बिल्कुल ठीक है जी। इसके अलावा बहुत ज्यादा टोका टाकी जी और बहुत ज्यादा जो है प्रेशर उसको डालना, जैसे आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली की बात है, कोटा में जी, वो लगातार कई दर्जन बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। 25-26 बच्चे एक महीने के अंदर में सुसाइड कर चुके हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जी। ये हमारी यंग जनरेशन, जो नए किशोर बच्चे हैं, जो ज्यादातर किशोर होते हैं, 16 से 18 साल की वय के बच्चे, तो उनको वहां भेज दिया जाता है
माँ बाप से दूर होते हैं, किसी तरह का उन्हें जीवन का अनुभव नहीं होता जी। उनके ऊपर प्रेशर होता है कि माँ बाप ने यहाँ भेजा है तो हमें कुछ करके दिखाना है, हमें सिलेक्शन पाना है जिसके लिए गए। अंधी दौड़ शुरू हो चुकी है, बस उसमें आपको उस रेस में हिस्सा लेना है और जीतना है। इसके अलावा वहाँ के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं जी, उनका भी कुछ ऐसा एटीट्यूड है कि जो बच्चा अच्छा है उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जो बच्चा अच्छा नहीं है उसको पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, बल्कि उसको सेलेक्ट करके दूसरे ग्रुप में डाल देते हैं। तो उससे बच्चे को एक निराशा, कुंठा उत्पन्न हो जाता है, एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स भी आता है उसमें। और उनको ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल नाकारा हूं, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, माँ बाप की अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतर पा रहा हूं, उनका पैसा बर्बाद हो रहा है, और मतलब जी हाँ, चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स है। और अंत में वो निराशा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, किसी दिन वो आत्महत्या कर लेते हैं। जी, बहुत दुखद है। निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद है, और इसके पीछे हमें बच्चे की मानसिक स्थिति को समझना होगा, हमारे माता पिता को समझना होगा, हमें जो गार्जियंस हैं उनको देखना होगा कि किसी भी बच्चे की तुलना किसी बच्चे से न करें, एक अंधी दौड़ में उसको एक रेस में शामिल न होने दें, और जो उसकी कैपेबिलिटी है उसके अनुसार उसको निर्णय लेने दें। कैपेबिलिटी और उसकी रुचि, बिल्कुल, दोनों का ध्यान रखें। जी जी, जी। और कभी बच्चों पे प्रेशर न डालें, दूसरे बच्चे से तुलना न करें जी, अनावश्यक उसको दबाव न डालें कि तुझे प्रथम लाना है या 90% ही लाना है। इस तरह का दबाव डालने से बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ सकता, बल्कि उसमें कुंठा ही आएगी और कुंठाग्रसित होकर के कुछ गलत काम करने लग सकता है। जी जी। और गलत काम में ये एक आत्महत्या ही नहीं है, वो नशे की तरफ भी चले जाते हैं। जी, तमाम सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो नशे की प्रवृत्ति जो है, ऐसे ही लोग ऐसी जगह पे जाकर डेवलप कर लेते हैं, और एक बार नशा करना शुरू कर देते हैं तो उनकी भविष्य एक अंधी सुरंग में पहुंच जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैं अभी देख रहा था कि हमारे आसपास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई का जिनके ऊपर प्रेशर होता है, या कई बार पर देखा दाखी कि उस दौड़ में शामिल होने के लिए उसके अनुसार उतने घंटे जागना, पढ़ना या जिम जाना, मतलब बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज करने लगते हैं जो उनकी कैपेबिलिटी से बाहर होती हैं, और जब वो नहीं कर पाते हैं तो फिर वो आक्रामक होने लगते हैं। जी हाँ, ये क्योंकि बच्चे हैं, इनको ये नहीं मालूम है कि हम अपनी भावनाओं को किस तरीके से, सही तरीके से व्यक्त करें। जी, तो वो उसकी वजह से कभी कभी नाराज होना, आक्रामक व्यवहार करना, नशे की तरफ जाना, या माँ बाप से एकदम नाराज हो जाना, उनके प्रति जो है सोचना कि ये हमारे माँ बाप हमारा हित नहीं कर रहे हैं, ये सब भावनाएं उनमें आने लगती हैं। जी, तो ये परिवार के लिए ठीक नहीं है। और कई बार बच्चों का व्यवहार बहुत आक्रामक हो जाता है। बिल्कुल आक्रामक होता है, और स्पेशली क्या है, अब ऐसे बच्चे मोबाइल की तरफ चले जाते हैं। जी, और मोबाइल एडिक्शन एक बड़ी बीमारी का रूप ले चुकी है और मानसिक विकारों में शामिल की जा सकती। निश्चित रूप से एक आभासी दुनिया है मोबाइल हाँ, की। हाँ। और बच्चे उस समय, उस दौर में, शायद मैं समझता हूं जिस एज में बच्चों के पास मोबाइल आने लगा है, उसमें उनको अच्छे बुरे की समझ नहीं होती है, और बस जो भी कुछ दिखता है उसमें वो आकर्षित होते हैं और उसके चंगुल में फंस जाते हैं। ये आपने देखा होगा, बहुत से बच्चे पबजी गेम खेलते खेलते आत्महत्या कर लेते हैं। जी 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 जी। तो ये आभासी दुनिया उनके ऊपर इतनी हावी हो जाती है कि वो उसी को सच मान लेते हैं और इस तरह के कदम उठा देते हैं। जी जी। डॉक्टर साहब, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए मतलब क्या होना चाहिए? कुछ भावनात्मक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, या एक सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए, आजकल के जो परिवार हैं ये न्यूक्लियर फैमिली हो गई हैं। एकल परिवार हो गए। एकल परिवार है जी। पहले ऐसा होता था, संयुक्त परिवार होते थे, तो बहुत से लोग दादा होते दादी, थे, चाचा, ताऊ, बुआ, मौसी, जी। तमाम लोग होते थे परिवार में। तो उसमें जो बच्चे को जो टेंशन होता था वो सब लोग बंटवारा कर लेते थे। आज तो रिलीज हो जाता था। रिलीज हो जाता। भाई ठीक है, माँ या पिता से नहीं कहा तो मतलब भाई से कह दिया, या ताऊ से कह दिया, चाचा से कह दिया, बुआ से कह दिया, तो उसकी शेयर हो गया। शेयर हो जाता था, तो उससे बच्चा जो है टेंशन रिलीव हो जाता था उसका। बिल्कुल, लेकिन अब ऐसा नहीं है। न्यूक्लियर परिवार होने के कारण वो टेंशन अपने में ही रखे रहता है। माता पिता और बच्चे। तो माता पिता को ये चाहिए बच्चों से फ्रेंडली व्यवहार करें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। उन पे तानाशाही रवैया न अपनाएं, या उसको अपनी इच्छा उनके ऊपर थोपनी नहीं है। बिल्कुल नहीं थोपना है जी, बिल्कुल नहीं। यदि थोपेंगे तो वो आपको ही नुकसान देगा। वो अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर नहीं करेगा बच्चा। बिल्कुल नहीं करेगा। हाँ, बिल्कुल नहीं करता। इसीलिए फ्रेंडली व्यवहार है, क्योंकि किससे करे फिर वो? बिल्कुल।
तो इसके लिए बच्चे की जो फीलिंग है वो बाहर आनी चाहिए। उसको अच्छे बुरे का ज्ञान होना चाहिए। उसको कौन देगा? यदि आपसे दोस्ताना व्यवहार नहीं करेंगे तो आपसे ना कुछ पूछेगा ना बताएगा। तो उसको भले बुरे का ज्ञान उसको बाहर से नहीं मिलने वाला है, वो आपको घर से ही मिलेगा उसे। निश्चित रूप से घर सबसे पहली पाठशाला होती है जी। तो और जो आपने कहा डॉक्टर साहब की न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, केवल एकल परिवार है, तो निश्चित रूप से माता पिता का पूरा ध्यान बच्चे के ऊपर ही होता है कि उसके कितने मार्क्स आए, कैसे आए, कितना आया। अगर 1% भी कम हो गया तो उसके ऊपर प्रेशर रहता है। तो ये जो चीजें हैं ये बड़ी दिक्कत हो गई हैं। तो मतलब जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है बच्चे को उसमें भी इन्वॉल्व कीजिए। उसकी रुचि के अनुसार आप खिलौने लाइए, उसके साथ खेलिए या बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, आनंद लीजिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी कि ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत जरूरी हैं बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए। जी जी जी। पढ़ाई एक ऐसा नहीं है जिसके जरिए वो विकास करेगा। दूसरी जो खेल कूद हैं उनके जरिए भी मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है जी। ये आप अवरुद्ध कर रहे हैं यदि उसको सर्वांगीण जो है मौका नहीं दे रहे हैं जी। डॉक्टर साहब, कई बार हम देखते हैं कि जो अपोजिट सेक्स के प्रति बच्चों में जो एक भावना आती है, एक सामान्य सी बात है, एक नेचुरल सी बात है। लेकिन कई बार जब स्थिति ऐसी होती है कि माता पिता से दोस्ताना व्यवहार नहीं होता है तो उनको गलत जगह से गलत सूचनाएं मिलती है और उसका बड़ा फर्क पड़ता है। तो जो मानसिक परेशानी होती है कई बार ये भी एक वजह होती है। जी हाँ, ये सेक्स एजुकेशन का एक पहले दौर चला था जी कि 8वीं क्लास से बच्चों को सेक्स एजुकेशन दी जाए जी। लेकिन किन्हीं कारणों से वो शायद आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन बच्चों को सेक्स एजुकेशन देना जरूरी है। वो माँ बाप के जरिए मिले तो ज्यादा अच्छा है बनिस्पत जो है इधर उधर से या अधकचरा जो ज्ञान होता है, अधकचरा या गलत तरीके से, गलत वीडियो से या मोबाइल के जरिए या दोस्तों के जरिए जो उनको ज्ञान मिलता है वो सही नहीं होता। मतलब जो सहज प्रवृत्ति है बच्चे की, समझने की जिज्ञासा है, तो उस जिज्ञासा का समाधान होना जरूरी है और माता पिता या किसी परिवार के अभिभावक के माध्यम से वो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल सही है। ये स्कूल में हो तो बहुत ही अच्छा है। जी जी जी। क्योंकि वो ऐसी जगह है जहाँ हर चीज आप पढ़ा रहे हैं तो सेक्स एजुकेशन क्यों नहीं पढ़ाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ये भी ज्ञान है जिससे वो गलत संगत में जाने से या गलत ज्ञान से बचेगा और जो दुर्गुण होते हैं वो नहीं सीखेगा। डॉक्टर साहब, कई बार हम देखते हैं कि कुछ बच्चों को या बड़े लोगों को भी मतलब दौरे पड़ते हैं, मिर्गी बोलते हैं जिसको, या हिस्टीरिया बोलते हैं, तो वो प्रॉब्लम आती है। कई बार लोग कहते हैं कि इसके ऊपर फला देवता आ गया या फला देवी आ गई, या मतलब ये जो इस तरह की जो चीजें हैं इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, ये 2 तरह की अलग अलग बीमारियां हैं जी। मिर्गी एक बीमारी है जी जो होती है और शारीरिक बीमारी ही है। अच्छा। हाँ, उसमें मैंने देखा है अक्सर किसी को दौरा पड़ गया सड़क पर या कहीं और तो कहें साहब उसको जूता सुंघा दो, एक नाक में कुछ डालने लगते हैं। जी जी। ये बहुत खतरनाक है, कभी नहीं ऐसा करना चाहिए। ये जो दौरा है वो 1 से 1.5 मिनट तक या 2 मिनट तक रहता है ज्यादा। उसके बाद दौरा खत्म हो जाएगा। मरीज को एक तरफ कायदे से लेटा दीजिए, कुछ न करें, अपने आप होश आ जाएगा उसे जी। और ना तो उसको पानी पिलाने की कोशिश करें, ना उसका मुंह चम्मच से उसके दांत खोलने की कोशिश करें, ना उसको जूता सुंघाने की कोशिश करें। ये नॉर्मल बीमारी का एक हिस्सा है। थोड़ी देर में उसको होश आ जाएगा और उसके बाद चिकित्सा परामर्श लें। दवाइयों से मिर्गी के दौरे कंट्रोल किए जा सकते हैं जी। मतलब इसका मानसिक परेशानी से कोई संबंध नहीं है। दूसरी बीमारी जो आपने कहा हिस्टीरिया जी, ये मानसिक तनाव से उत्पन्न होती है। अच्छा। उसमें ये जो दौरे हैं ये आपको लगेगा कि ये मिर्गी जैसे हैं। अच्छा। लेकिन मिर्गी के दौरे नहीं होते। अच्छा। ये फर्क होते हैं। ये साइकोलॉजिकल समस्याएं हैं। अच्छा। मानसिक समस्या है। इनका इलाज मानसिक विकारों के तरीके से किया जाता है। जो उसका तनावग्रस्त है या डिप्रेशन में है या और कोई समस्या है उसका इलाज करने से ये ठीक हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, जो आपने बताया कि मिर्गी के दौरे या हिस्टीरिया के जो दौरे आते हैं तो फर्क है, तो क्या फर्क होता है, कैसे महसूस करेंगे? देखिए, मिर्गी के दौरे मैंने जैसे आपको बताया कि ज्यादातर रात में होते हैं। अच्छा। या तेज लाइट में होंगे, तेज धूप में होंगे। जब वो मरीज थका हुआ हो, परेशान हो, तब ज्यादा होते हैं जी। और ये एक दौरे दूसरे दौरे के कार्बन कॉपी होते हैं बिल्कुल। अच्छा। जैसे एक दौरा पड़ेगा दूसरा दौरा भी बिल्कुल वैसा ही होगा। मतलब लगभग एक तरह से होता है कि मतलब बेहोशी जैसी आ जाएगी और दांत बंद हो जाएंगे। जो एक दौरा पड़ेगा, जितने भी दौरे पड़ेंगे वो उसी की हूबहू कॉपी होंगे। अच्छा। और कब पड़ जाए कुछ पता नहीं होता जी। इसका कोई अंदाजा नहीं लगता कब दौरा पड़ेगा जी। और उसके बाद मरीज कुछ देर के लिए सो जाता है जी।
सो जाने के बाद फिर उसके बाद होश आता है, उसको कोई भी चीज याद नहीं रहती घटना की कि उसके साथ क्या हुआ था, उस समय क्या हुआ। जी। हिस्टीरिया में लंबे समय तक वो एक ही पोजीशन में रह सकता है रोगी। अच्छा। लंबे समय तक। और उसको यदि आप बाद में पूछें कि आपसे कौन बात कर रहा था, कौन आया था, तो उसे सब याद हो। जी। क्योंकि वो बेहोशी नहीं होती, वो तो साइकोलॉजिकल समस्या, इसलिए उसे पता होता है। मिर्गी एक बीमारी है, शारीरिक बीमारी है। अच्छा अच्छा। इसलिए उसे पता नहीं होता, वो बेहोश हो जाता है। यानी कि कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग एकदम चुप हो जाते हैं, बिल्कुल शांत हो जाते हैं, बोलते नहीं है, एक जगह बस घूरते रहेंगे बैठे बैठे, तो ये हिस्टीरिया का सिंबल है क्या? नहीं, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो इस तरीके व्यवहार करते हैं। अच्छा। स्पेशली एक सिजोफ्रेनिया नाम का रोग है जी। उस रोग में लोगों में पॉस्चरिंग होती है, हम कहते हैं पॉस्चरिंग, जो मूर्ति जैसा जो व्यवहार है, मूर्ति जैसे खड़े हैं तो खड़े हैं एक जगह जी। तो वो मूर्तिवत जो है व्यवहार जो करने लगते हैं, सिजोफ्रेनिया में अक्सर करते हैं। ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं शायद जिसको। नहीं, बाइपोलर डिसऑर्डर दूसरी चीज है, सिजोफ्रेनिया एक दूसरा बीमारी है। अच्छा। हाँ, मैं यहाँ आपको स्पष्ट कर दूं कि मानसिक विकार लगभग 100 तरह के होते हैं। अच्छा। 100 टाइप्स। जी। तो वो अलग अलग मानसिक विकार हैं। मुख्य रूप से मूलतः इन मानसिक विकारों को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक होती है न्यूरोसिस और दूसरी होती है साइकोसिस। जी। जो न्यूरोसिस या हल्के मानसिक विकार हैं, जिसमें रोगी को पता है कि उसको मानसिक बीमारी है। अच्छा। तो वो जैसे आपको हिस्टीरिया बताया, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, व्यक्ति को पता है कि मुझे कुछ परेशानी है, उसके लिए डॉक्टर के पास जाएगा इलाज के लिए। साइकोसिस जैसे सिजोफ्रेनिया है या बाइपोलर डिसऑर्डर है, इसमें पेशेंट को लगता नहीं है कि वो बीमार है। अच्छा, उसे मतलब महसूस नहीं होता उसे नहीं लगता। घर वालों को भी बाद में समझ में आता है कि ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, ये इसमें कुछ गड़बड़ी है, मानसिक बीमारी है, तब उसके लिए वो प्रयास करते हैं, उसकी चिकित्सा के लिए डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। जी। वो डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है और यहाँ जो न्यूरोसिस वाले होते हैं वो अपने आप डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। अच्छा, ये फर्क है। तो ये जो सिजोफ्रेनिया में मतलब क्या परेशानी क्या होती है लगभग? देखिए, अब जहां सिजोफ्रेनिया की बात आई है तो मैं बता दूं, ये दुनिया की लगभग 1.5% पॉपुलेशन सिजोफ्रेनिया से ग्रसित है, लगभग 1.5%। अच्छा। 1.2 1.8 या कोई भी डेटा, ये थोड़ा फर्क हो सकता है इसका परसेंटेज। जी। और आपको जानकर के अच्छा लगेगा कि दुनिया में सबसे बड़ा जो शोध कार्य हुआ था, इंटरनेशनल स्टडी ऑन सिजोफ्रेनिया, उसमें आगरा में एक केंद्र था। पूरे विश्व में 9 केंद्र बनाए गए थे, आगरा मेंटल हॉस्पिटल एक केंद्र था। क्या बात है। और सौभाग्य से उस शोध कार्य में लगभग 5 साल मैंने भी कार्य किया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो निष्कर्ष क्या निकला डॉक्टर साहब? निष्कर्ष ये निकला, सिजोफ्रेनिया के रोगी जो थे, जिनको माना जाता था ये बिल्कुल इनक्योरेबल है, जिसकी चिकित्सा नहीं की जा सकती है या बिल्कुल इसका इलाज संभव नहीं है, उस जमाने में मेंटल हॉस्पिटल के 50% पॉपुलेशन सिजोफ्रेनिया के रोगियों से भरी होती थी। जी। यदि उसमें 400 बेड हैं तो 200 बेड सिजोफ्रेनिया के रोगी होंगे उसमें, किसी भी मेंटल हॉस्पिटल में। जी। उसके जो निष्कर्ष स्टडी में जो निकला, ये जो रिसर्च थी ये 25 साल तक चली थी। जी। 1-2 दिन नहीं, 25 साल तक उन रोगियों को देखा गया कि शुरुआत के जो रोगी छांटे गए कि इनको 25 साल बाद क्या हुआ, क्या स्थिति में है, ठीक हुए नहीं हुए। तो ये पाया गया कि 50% रोगी तो ठीक हो जाते हैं और 25% रोगी दवाइयों से मैनेज किए जा सकते हैं, दवाइयों के जरिए। जी। लेकिन फिर भी उसमें 25% रोगी ऐसे रह जाते हैं जो ठीक नहीं हो पाते, और ज्यादातर ऐसे रोगी या तो मेंटल हॉस्पिटल में डंप हो जाते हैं, घर वाले उन्हें छोड़ देते हैं, या आपने अक्सर देखा होगा आश्रमों में जी वो चरस गांजा पीते रहते हैं या आपके सड़क में घूमते रहते हैं चिथड़े बांधे हुए, वो ऐसे रोगी होते हैं। जी जी। तो डॉक्टर साहब, ये जो मेंटल परेशानियां हैं या व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ रहे, आज हम लोग बात कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य दिवस की, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? क्या योग के माध्यम से या अपने कुछ खान पान के माध्यम से या हम अपनी जीवन शैली में कुछ परिवर्तन करके इन स्थितियों से बच सकते हैं मानसिक बीमारी की? आपने जो कहा वो सभी चीजें इसमें शामिल है जी। आप योग करने से भी आप स्वस्थ रहेंगे, आप खान पान भी अच्छा रखेंगे जी, और इसके अलावा नशे या और कोई व्यसन से, दुर्व्यसन उनसे दूर रखें। कोई गांजा, चरस, शराब अत्यधिक सेवन न करें जी। ये इससे नींद प्रॉपर लें, व्यवहार सही रखें, तनाव न लें।
अपने लिए समय दें, अपने लिए समय दें, अपने लिए, अपने परिवार के लिए समय दें, खुश रहें। तो मूल मंत्र यही है जी। इससे काफी हद तक इन बीमारियों से बचा जा सकता है। और फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत है, आपको ऐसा महसूस होता है या आपके किसी परिवारीजन को आपको ऐसा महसूस होता है, तो जो भी आपके निकट में जो भी मानसिक रोग से जुड़े हुए जो चिकित्सक हैं, उनसे परामर्श लें और इसमें कोई भी कोताही न करें, कोई भी संकोच न करें और जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, वो खुलकर अपने डॉक्टर से बात करें। निश्चित रूप से अभी हमारे यहाँ ये थोड़ा सा लोगों में भ्रांति है और थोड़ा संकोच भी होता है। उनको लगता है कि मानसिक रोग होना एक बहुत बुरी बात है, इसको छुपाना चाहिए। जी, लेकिन छुपाने से समस्या बढ़ती है, कम नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसको बिल्कुल भी नहीं छुपाना चाहिए। आसपास आपके जो भी मानसिक चिकित्सक हैं, आपकी सुविधाएं हैं, चिकित्सालय हैं, मानसिक चिकित्सालय हैं, मेडिकल कॉलेज में हर जगह जी आजकल मानसिक रोग विभाग हैं। वहां जाने में तो कोई संकोच है ही नहीं है। वहां जाकर के एक बार सलाह लेने में कोई दिक्कत नहीं, सलाह लेने में उससे मदद ही मिलेगी और हो सकता है कि भविष्य बच जाए उस पेशेंट का। डॉक्टर साहब, आपने आज मानसिक स्वास्थ्य के बारे में और मानसिक रूप से हम कैसे स्वस्थ रहें इसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।